हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग 67th बीपीएससी पीटी री एग्ज़ाम 2022 के लिए जो एडुटेरिया का वॉल्यूम 3 प्रैक्टिस बुक आया हुआ है उसका सेट नंबर 2 इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको सेट नंबर 1 कवर करा दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी 67th बीपीएससी पीटी री एग्ज़ाम 2022 से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जब सेशन समाप्त होगा तो इसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम लोग 67th बीपीएससी पीटी री एग्ज़ाम 2022 के लिए जो एडिटोरिया का नया प्रैक्टिस बुक वॉल्यूम 3 आया हुआ है उसका सेट नंबर 2 इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। पहले फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं ताकि प्रश्न जो है आपको स्पष्ट दिखाई दे। पहला प्रश्न पढ़िएगा कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF के नए अध्यक्ष कौन हैं। आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में देकर के बताते चलिएगा। साथ ही साथ जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको ध्यानपूर्वक आप सुनिएगा, ताकि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो हैं कवर होते चले। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए सिंगापुर के टी राजा कुमार को मनी लॉन्ड्रिंग रोधी निगरानी संस्था FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टी राजा कुमार। और देखिए ध्यान रखेंगे ये सिंगापुर के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि सुर्खियों में रहा हर्मिट क्या है। तो देखिए हर्मिट जो है यह एक स्पाईवेयर है और इसने इटली और कजाकिस्तान में आईफोन और एंड्रॉयड उपकरणों को टारगेट किया था। राइट आंसर इसका स्पाईवेयर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। और देखिए कल जो है 20 अगस्त 2022 को BPSC AAO का पेपर जो है कंडक्ट कराया गया था BPSC के द्वारा, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का। उसका मैंने करंट अफेयर्स जो भी पूछा गया था एग्जाम में मैंने आपको कवर करवाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो का, देख लीजिएगा। देखिए तीसरा प्रश्न है कि कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व का स्थान होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि कहाँ पर है, लद्दाख में है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यह कहाँ पर है, तो लद्दाख में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रही वर्धा नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो वर्धा नदी जो है यह तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तुंगभद्रा। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है। तो यह प्रत्येक वर्ष जो है 23 जून के दिन मनाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे 23 जून इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस वर्ष इसका थीम क्या था, तो बिल्डिंग बैक बेटर फ्रॉम कोविड-19 इनहेंसिंग इनोवेटिव पार्टनरशिप्स टू मीट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। याद रखेंगे थीम है इसका। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ओशिनिक्स सिटी नाम का एक तैरता हुआ शहर किस देश में स्थापित किया जाना है। तो यह स्थापित किया जाएगा दक्षिण कोरिया में। ठीक है, दक्षिण कोरिया में। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, दक्षिण कोरिया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि किस वैश्विक संस्था ने $600 बिलियन की वैश्विक अवसंरचना योजना शुरू की है। तो यह कौन सी संस्था है, तो यह G7 है। अच्छा, G7 का 2022 में सम्मेलन जो हुआ था उसका आयोजन जर्मनी में हुआ था और ये प्रश्न पूछा गया था BPSC असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का, जो 20 अगस्त 2022 का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि EIU इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट होता है। इसके द्वारा ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स जो जारी किया गया था, इसके अनुसार विश्व का सबसे अधिक रहने योग्य शहर कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये वियना है। ठीक है, ऑस्ट्रिया की वियना शहर जो है यह पहले नंबर पर है। अच्छा, भारत की जो नई दिल्ली है ये 112वां नंबर पर है और मुंबई जो है इसका स्थान 117वां है। इसको भी साथ साथ ध्यान रखना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कवर करेंगे अब। फ्रेंड्स, अगर आपने बिहार स्पेशल का हमारा वीडियो नहीं देखा है, 3-4 वीडियो मैंने कवर करवाया हुआ है, देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। साथ ही साथ जो नया घटना चक्र आया हुआ है जिसमें कि 8 मई के दिन जो BPSC का पेपर हुआ था 67th, उसको भी इंक्लूड किया गया है। नया वाला घटना चक्र है, घटना चक्र 2023। ठीक है, 2023 वाला, उसका भी मैंने कुछ वीडियो कवर करवाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, देख लीजिएगा। करीब 100 से अधिक वीडियो मैंने 67th BPSC के लिए कवर करा दिया था पहले ही आपको, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, एक बार रिविजन कर लीजिएगा आप लोग। देखिए इंडियाज़ बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है। तो करेक्ट आंसर इसका नीति आयोग हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। चलो उसके बाद देखिएगा कि बहुराष्ट्रीय शांति रक्षा अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2022 किस देश में आयोजित हुआ था। तो इसका आयोजन जो है फ्रेंड्स मंगोलिया के राजधानी जो है उलान बटोर
वहीं पर किया गया था। राइट आंसर इसका मंगोलिया हो जाएगा। ठीक है, और इसमें 16 देशों की सेनाओं ने हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने एससीओ देशों के लिए सॉलिडेटरी 2023 नामक संयुक्त सीमा अभियान आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चाइना। देखिए, भारत और संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के अन्य सदस्य देशों ने अपने देशों की सीमा एजेंसियों के लिए एक संयुक्त सीमा अभियान सॉलिडेटरी 2023 के आयोजन हेतु चीन की पहल का समर्थन किया है। तो चीन जो है इसे आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है, जिसका समर्थन किया गया है। उसके बाद देखिए, किस संस्था के द्वारा पेमेंट्स विजन 2025 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया गया है? तो यह संस्था है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आरबीआई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि भारत में इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने वाली एकमात्र संस्था कौन है? तो इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने वाली जो संस्था है यह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है यानी कि एसबीआई है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एसबीआई। इसमें से बहुत सारा करंट अफेयर्स जो है पहले ही मैंने आपको कवर करवाया हुआ है, जो हम लोगों ने करंट अफेयर्स का सीरीज स्टार्ट किया हुआ था। देखिए, PSLV C-53 मिशन में इसरो ने किस देश के 3 उपग्रहों को लॉन्च किया है? तो ये 3 उपग्रह जो हैं ये सिंगापुर के हैं। ठीक है, राइट आंसर इसका सिंगापुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? अच्छा, ये इंडेक्स जारी कौन करता है? तो इसका जो संकलन करता है यह इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी कि IMD के द्वारा जो है इसका संकलन किया जाता है। और देखिए, इसमें भारत का स्थान जो है 2022 में 37वां रहा है। 2021 में अगर पूछा जाएगा तो 2021 में 43वां स्थान इसका था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हाँ, अगला प्रश्न है हमारा, और डेनमार्क इसमें शीर्ष पर रहा है, इसको भी ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डीसी जनरेटर जो है यह फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स, डीसी जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? देखिए, यहाँ गलत पूछा गया। तो दाब बैरोमीटर से मापा जाता है, तापमान जो है तापमान, देखिए यहाँ पायरोमीटर दिया गया है। तो जो पायरोमीटर होता है ना, इसका उपयोग दूर स्थित वस्तुओं के तापमान मापने में किया जाता है। तो बिल्कुल तापमान का मापन करता है। थर्मामीटर भी तापमान मापता है, और सिस्मोग्राफ से भूकंप। तो सभी के सभी जो हैं सुमेलित हैं, कोई भी जोड़ा इसमें से गलत नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन बल के बारे में सत्य नहीं है? सत्य नहीं है ये पूछा गया। तो देखिए, बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, और सीजीएस यूनिट इसका डाइन होता है। क्या होता है? डाइन होता है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। दूसरा, बल हमेशा वेग की दिशा बदलेगा, ऐसा नहीं है। बल हमेशा वेग की दिशा नहीं बदलता है। बल हमेशा वेग के परिमाण को बदलेगा, ये भी गलत दिया गया है। बल हमेशा वेग के परिमाण को नहीं बदलता है। तो ये वाला कथन और ये वाला कथन जो है गलत हो गया, यानी कि बी और सी जो है इसमें से सत्य नहीं है, यही पूछा गया है प्रश्न में। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ध्वनि की प्रबलता जो है यह किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन यानी कि कंपन के आयाम के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जल के विद्युत अपघटन के समय बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर निम्न में से कौन सी गैस बनती है? तो यह गैस जो बनती है, जल का जो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है उसको होने पर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीजन के बुलबुले बनते हैं, जो निगेटिव टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन के बुलबुले बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपका हाइड्रोजन हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निगेटिव पूछा गया है तो यहाँ पर होगा आपका हाइड्रोजन, और जब आपका पॉजिटिव पूछेगा तो वहाँ पर ऑक्सीजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारी जल यानी कि भारी बिजली पूछा गया, जल नहीं भारी बिजली हेवी लाइटनिंग गिरने के दौरान निम्न में से क्या करना सबसे अच्छा है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा घर के अंदर रहिएगा, धातु के दरवाजे या खिड़कियों से दूर रहना है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अक्सर बिहार में चेतावनी जारी किया जाता है ठनका गिरने का, आपने सुना भी होगा न्यूज़ में। लाल रंग की वस्तु लाल क्यों दिखाई देती है? जिसका कारण क्या है? कोई भी वस्तु जिस कलर की दिखाई देती है उस कलर को वह परावर्तित कर देती है। तो यानी कि करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, यह लाल रंग को परावर्तित करती है। अगर यह कोई भी रंग परावर्तित नहीं करेगी, सभी रंग को ऑब्जर्व कर लेगी, तो वह वस्तु ब्लैक दिखाई देगी। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 है यहाँ पर कि एमकेएस प्रणाली में कार्य की इकाई क्या है? बताइए, वर्क का यूनिट एमकेएस में पूछा गया है। तो राइट आंसर इसका जूल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा कि प्रतिरोध के 2 तार R1 और R2 समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा?
तो समानांतर क्रम में है तो आपको पता होगा कि क्या होता है, 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे आप फर्दर, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंग दैर्घ्य होते हैं? तो सबसे लंबा तरंग दैर्घ्य जो होता है रेडियो तरंग में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। रडार वगैरह में इसी का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन जो है यह क्या है? उपधातु है, मेटलॉइड्स है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कार्नेलाइट जो होता है यह किसका अयस्क है? कार्नेलाइट जो है यह पोटेशियम का अयस्क है। ठीक है, किसका अयस्क है? पोटेशियम का अयस्क है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए हीलियम के नाभिक में होता है, हीलियम के नाभिक में जो होता है 2 प्रोटॉन होता है और 2 न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, परमाणु संख्या कितनी होती है हीलियम की? तो परमाणु संख्या इसकी 2 होती है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया है कि क्रोमेटोग्राफी का तकनीक का प्रयोग होता है। तो क्रोमेटोग्राफी की जो तकनीक है इसका प्रयोग होता है मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। तो यहाँ पर देखिएगा एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में राइट आंसर हो जाएगा। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप में होते हैं, तो ये क्या है? एल्युमिनियम ऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत पूछा गया है। प्रश्न बहुत पुराना है, तो जर्मन सिल्वर तो सिल्वर दिया गया है लेकिन इसमें चांदी नहीं होता, इसमें सिल्वर नहीं पाया जाता है। राइट आंसर इसका 0% हो जाएगा। ठीक है, जर्मन सिल्वर में तांबा, जस्ता यानी कि जिंक और निकेल धातु पाई जाती है। इसका यह मिश्र धातु होता है किसका किसका? तो तांबा, जस्ता और निकेल का। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन करेंगे कि हीरे की बिक्री में भार की इकाई कैरेट होती है। 1 कैरेट बराबर होता है हीरे की, पूछा गया है। तो ये कितना होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा 200 मिलीग्राम। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। धोने का सोडा जो होता है, धोन सोडा जिसको कहा जाता है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Na2CO3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये वाला जो है खाने वाला सोडा है, बेकिंग सोडा जिसको कहा जाता है। उसके बाद देखिए मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है। प्रथम विश्व युद्ध में जो है रासायनिक हथियार के रूप में इसका इस्तेमाल किया गया था। तो रासायनिक युद्ध में इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक नहीं है? इसमें से जो विस्फोटक नहीं है वो आपका इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर देखिएगा TNG, TNT और पोटेशियम क्लोराइड जो होते हैं ये विस्फोटक होते हैं। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो होता है यह एक विस्फोटक नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसका प्रयोग जो है निश्चेतक के रूप में ऑपरेशन से पूर्व मरीज को बेहोश करने में किया जाता है। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो सबसे पुराना जीव जो है इसमें से हो जाएगा आपका नीलहरित शैवाल। अगला प्रश्न है कि गर्म रुधिर वाले यानी कि गर्म जो ब्लड वाले होते हैं, वार्म ब्लड जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को, अपने तापक्रम जो होता है उनका शरीर का हमेशा एक समान बनाए रहते हैं। ठीक है, एक समान बनाए रहते हैं। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए आलू पूछा गया है कि आलू क्या है? तो आलू जो है फ्रेंड्स एक क्या है? रूपांतरित क्या है? तना है, जिसको कि कंद कहा जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर देखिए कंद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। पपीते का पीला रंग का कारण क्या होता है? तो देखिए पपीते में कैरिका जेंथेफिल कैरोटेनाइट पाया जाता है, तो यहाँ पर कैरिका जेंथिन दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के कारण टमाटर का रंग पीला होता है, सॉरी पपीते का रंग। अच्छा, टमाटर का रंग लाल जो होता है ये लाइकोपिन के कारण होता है। बीटा में जो है कौन सा चुकंदर जो होता है उसमें विटामिन पाया जाता है। उसके बाद देखिए मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? तो लसिका कोशिकाएं जो बनती हैं ये पूछा गया है। तो देखिए लसिका कोशिकाएं जो हैं ये आपका बनेगी कहाँ पर? बताइए राइट आंसर। तो देखिए ये बनती हैं लसिका ग्रंथियों में, थाइमस ग्रंथि में और अस्थि मज्जा में। तो यहाँ पर देखिएगा राइट आंसर इसका हो जाएगा, अभी मैंने बताया लसिका ग्रंथि, उसके बाद थाइमस ग्रंथि और अस्थि मज्जा में। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो दिए गए जो विकल्प हैं उनमें से किसी में भी इसका निर्माण नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 है कि शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? ऑर्थोप्लास्टी जो है ये क्या है? तो राइट आंसर कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिप ज्वाइंट रिप्लेसमेंट इसको कहा जाता है। उसके बाद देखिए मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो यह होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी कि छोटी आंत में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किनका आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषण होता है?
तो आंत की जीवाणुओं के द्वारा जो आंत में जीवाणुओं द्वारा जो संश्लेषण होता है वो विटामिन B12 का होता है और विटामिन K का होता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु उपस्थित होती है। तो इंसुलिन में जिंक होता है, यानी कि जस्ता होता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा जस्ता, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है। तो लीवर होता है, लीवर होता है, यानी कि यकृत इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हेपेटाइटिस जो होता है यह वायरस के कारण होता है। ठीक है, और इसमें लीवर में सूजन और जलन पैदा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन इम्यूनोलॉजी के जनक हैं। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा जल्दी में हम लोग वीडियो कवर करेंगे, अन्यथा वीडियो 1 घंटे से भी अधिक का हो जाएगा। थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा आप लोग। तो देखिए इम्यूनोलॉजी यानी कि प्रतिरक्षा प्रणाली जिसको कहा जाता है ना, इसके जनक थे एडवर्ड जेनर। इन्होंने सबसे पहले टीकाकरण का खोज किया था, आपको पता भी होगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अच्छा, लुई पास्टर जो है इन्होंने किस टीकाकरण का खोज किया था, ज़रा आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक विकार है। याद रखना है आपको, यह एक आनुवांशिक विकार है जो होता है तो गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण। डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक रोग है और जो मनुष्यों की 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र में एक अन्य गुणसूत्र की वृद्धि अर्थात गुणसूत्रों की संख्या 47 होने के कारण, वैसे 46 होती है, 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है, 47 होने के कारण होता है। ठीक है, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, देखिए 48 से लेकर के यहाँ पर ध्यान देंगे 57 तक में जो है 48 से मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। इनको वीडियो के लास्ट में मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 58 पर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 58 से फिर स्टार्ट हो रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने का फैसला किया है। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ओडिशा गवर्नमेंट ने किया है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इन्होंने ही इन्हीं की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में उच्च विद्यालय और कॉलेज के पाठ्यक्रम में आपदा और महामारी प्रबंधन को शामिल करने का फैसला किया गया था। उसके बाद देखिए दिसंबर 2021 में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था। इसका आयोजन जो है फ्रेंड्स यह गोवा में किया गया था। ठीक है, गोवा के पणजी में किया गया था, गोवा की राजधानी है पणजी, उसी में किया गया था। और इसका विषय जो था समृद्ध भारत के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार में रचनात्मकता का जश्न मनाना है। चलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए गोवा हो जाएगा। अच्छा, पहला कहाँ पर हुआ था। तो पहला जो हुआ था अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा के किस एक जीवित व्यक्ति का हाल ही में निधन हो गया है। तो ये थे DM कालियानन। ठीक है, राइट आंसर DM कालियानन थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये कहाँ के थे, तो ये तमिलनाडु राज्य के थे, इसको भी राज्य भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन के लेखक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर अशोक लवासा हो जाएगा। ठीक है, अशोक लवासा हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए, और ये पूर्व चुनाव आयुक्त भी रह चुके हैं अशोक लवासा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर बिहार हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा बिहार हो जाएगा। और दिल्ली के प्रगति मैदान में इसका आयोजन किया गया था। ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया था जो अभी EAO का पेपर कल हुआ था 20 अगस्त के दिन, उसमें भी। उसके बाद देखिए हाल ही में भारत सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई श्रेष्ठ योजना जो है, इसका संबंध किससे है। श्रेष्ठ योजना का संबंध जो है अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करना है। ठीक है, राइट आंसर इसका हो जाएगा सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय के द्वारा ये योजना शुरू की गई है। इसको भी ध्यान रखना है आपको, किसके द्वारा, तो सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। इस तरह से भी प्रश्न पूछा गया था इस पर, इसलिए ध्यान रखना है कि कौन सी योजना किस मंत्रालय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 64 करेंगे। देखिए निम्न में से किस IIT संस्थान द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटने के लिए ई-सोर्स नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बताइए। करेक्ट आंसर फ्रेंड्स इसका हो जाएगा, बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा IIT, कौन सा, IIT मद्रास, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिए हाल ही में 11वां अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो फ्रेंड्स ये किया गया था लद्दाख में। कहाँ पर किया गया था, लद्दाख में किया गया था,
लद्दाख की राजधानी लेह में किया गया था। लद्दाख इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने निम्न में से किस शहर में भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया है? तो देखिए इन्होंने जो है अहमदाबाद गुजरात में भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र यानी कि स्पोर्ट एब्रिडेशन सेंटर का उद्घाटन किया है। उसके बाद देखिए हाल ही में अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली पहली फिल्म कौन है? तो यह फिल्म जो है इसका नाम ही चैलेंज है, द चैलेंज। अपने आप में एक चैलेंज है अंतरिक्ष में फिल्म शूट करना, तो इस तरह से रिलेट करके याद रखेंगे, द चैलेंज मूवी है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित में से किसे 31वां व्यास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है असगर वजाहत को। ठीक है, महाबली इनका जो नाटक है इसी के लिए इनको चुना गया है, तो असगर वजाहत हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किस राज्य की फिल्म वाटर ब्यूरियल नाम है इसका। ठीक है, वाटर ब्यूरियल ने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। तो ये अरुणाचल प्रदेश की मूवी है वाटर ब्यूरियल, इसको ध्यान रखेंगे। राइट आंसर इसका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिएगा कि 22वां फीफा विश्व कप 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये आपको पता है कि यह किया जाएगा कतर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कतर में किया जाएगा। अच्छा 23वां जो होगा, ये 22वां है, 23वां जो होगा 2026 में यूएसए, मैक्सिको और कनाडा तीनों जगह इसका आयोजन किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि वर्ष 2021 से 25 के कार्यकाल के लिए किस देश को यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया है? तो ये चुना गया है अपना प्यारा भारत को। ठीक है, राइट आंसर भारत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए बी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा यूनेस्को का हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो फ्रांस के पेरिस शहर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 72 नंबर, यहाँ पर है देखिए 72 नंबर कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा ने शिक्षक विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो यह कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है? तो नई दिल्ली है। ठीक है, दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? इसमें से सुमेलित आपको यहाँ पर बताना है। तो इसमें से देखिए सुमेलित जो है यह NH8 है, NH8 दिल्ली और मुंबई। ठीक है, ये वाला जो है पेयर बिल्कुल सुमेलित है। ठीक है, चलिए सुमेलित पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा। और यहाँ पर देखिए NH4 जो है ये आपका हो जाएगा ठाणे से चेन्नई यानी कि मुंबई से चेन्नई हो जाएगा। NH6 जो है ये आपका हजीरा से कोलकाता हो जाएगा। NH8 मैंने बता दिया। और NH44 श्रीनगर से कन्याकुमारी, यहाँ आगरा लिखा गया, ये गलत है। उसके बाद देखिएगा मिलान करना है फिर से, खनन क्षेत्र है और वो खनिज वहाँ से कौन सा प्राप्त किया जाता है? तो खेतरी आपको पता है, खेतरी से जो है तांबा, ये राजस्थान में है। उसके बाद जादूगोड़ा यूरेनियम, तलचर जो है यहाँ से कोयला और कुद्रेमुख लौह अयस्क। ठीक है, इसको मिलाइएगा 4 3 2 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत के किस स्थान पर वर्ष में न्यूनतम वर्षा होती है? तो न्यूनतम वर्षा जो होती है ये लेह में होती है और अधिक वर्षा मौसिन राम में होती है, आपको पता भी होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई नहीं जाती है? नहीं पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स ऊपर जितने भी क्षेत्र दिए गए हैं वहाँ पर यह जलवायु पाई जाती है। ठीक है, भूमध्य सागरीय जलवायु यानी कि वह जलवायु जो भूमध्य द्रोणी क्षेत्र में पाई जाती है। भूमध्य सागर के अलावा कैलिफोर्निया के तटवर्ती क्षेत्र, पश्चिमी और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के कुछ क्षेत्र, दक्षिण पश्चिम दक्षिण अफ्रीका और मध्य चिली में भी इस प्रकार की मौसमी परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सभी जगह पाई जाती हैं। उसके बाद देखिए अरल सागर जो है निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच मतलब स्थित है यह? तो यह कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य जो है स्थित है अरल सागर। यह एक झील है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर इसका। उसके बाद देखिए 78 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का बृहत्तम भौगोलिक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा से आच्छादित है? तो ये आपको भी पता है कौन सी मिट्टी है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा इसमें से अल्फिसोल। ठीक है, अल्फिसोल भारत का बृहत्तम भौगोलिक क्षेत्र मृदा से आच्छादित है। उसके बाद देखिएगा कि दक्षिण अमेरिका के निम्नलिखित में से किस देश से होकर के मकर रेखा नहीं गुजरती है? मकर रेखा जो है ध्यान रखेंगे, मकर रेखा पूछा गया है। तो दक्षिण अमेरिका के जो देश हैं मकर रेखा से गुजरते हैं वो चिली है, अर्जेंटीना है, उसके बाद परागुआ है और ब्राज़ील है। तो यहाँ पर चिली, ब्राज़ील और परागुआ दिया गया है, बोलोविया नहीं है, याद रखना है आपको।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, बताइए। तो इसमें से करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, पूछा गया है कि सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका ई राइट आंसर हो जाएगा। एक से अधिक सुमेलित नहीं है, मेरे ख्याल से सभी के सभी जो हैं इसमें से सुमेलित हैं। ऑप्शन नंबर ई होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा डोलड्रम क्या है। तो डोलड्रम भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी है। तो यहाँ पर देखिए भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी डोलड्रम। ठीक है, और देखिए भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी में धरातलीय क्षैतिज पौने नहीं चलती हैं, बल्कि उच्च तापमान के कारण वायु हल्की होकर के ऊपर उठती है और संवहनीय धाराओं को जन्म देती हैं। इसीलिए इस कटिबंध को भूमध्य रेखीय शांत कटिबंध या डोलड्रम कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे आपने गिरनार पहाड़ी पढ़ा होगा, ये पूर्वी भारत दिया गया है, ये गलत है। गिरनार पहाड़ी जो हैं ये गुजरात के जूनागढ़ में स्थित हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि सिंधु नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों में से उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो देखिए सबसे पहले तो झेलम हो जाएगा, उसके बाद चेनाब हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा रावी और फिर हो जाएगा सतलज। तो यानी कि राइट आंसर इसका 1 4 3 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। पापीकोंडा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो यह आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 तक भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी। तो यह वृद्धि दर 17.71% थी, 17.71%। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी गया है 17.7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 86 नंबर। 86 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं पूछा गया है, तो यहाँ पर देखिएगा दुलहस्ती परियोजना जो है यह झेलम नदी नहीं होगा। दुलहस्ती परियोजना चिनाव की सहायक नदी चंद्रा नदी पर जम्मू कश्मीर में स्थित है, तो यहीं जो है सुमेलित नहीं है। बाकी इडुक्की, पेरियार, पोलावरम, गोदावरी, नागार्जुन, कृष्णा ये सुमेलित हैं। उसके बाद देखिए भारत में सर्वाधिक मैनग्रोव वन किस राज्य में स्थित हैं। तो सर्वाधिक मैनग्रोव जो है ये पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए बी होगा। अच्छा, कोरिंगा मैनग्रोव कहाँ पर स्थित है, कोरिंगा आप ज़रा मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, कोरिंगा मैनग्रोव किस राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि भारत सचिव का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया था। तो यह बनाया गया था 1858 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर इसका। ठीक है, और लॉर्ड स्टैनली जो था यह पहले भारत सचिव बनाया गया था, लॉर्ड स्टैनली। ठीक है, उसके बाद देखिए बंगाल का अंतिम तथा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो बंगाल का अंतिम और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल ये लॉर्ड विलियम बेंटिक था। 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक, सती प्रथा को जिसने प्रतिबंधित किया था। चलिए उसके बाद देखिएगा कांग्रेस का अधिवेशन दिया गया और उस तरफ महत्व दिया गया है, मिलान करना है। तो देखिए फैजपुर 1937 में और यह गांव में हुआ था। उसके बाद लाहौर अधिवेशन जो है 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग इसमें की गई थी। कराची अधिवेशन मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। और दिल्ली का अधिवेशन सबसे युवा अध्यक्ष थे इसमें, कौन थे फ्रेंड्स, तो अबुल कलाम आज़ाद थे। और यह एक विशेष सत्र था। राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका 1 3 2 4, 1 3 2 4 ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि सरोजिनी नायडू के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या असत्य है। तो यहाँ पर देखिएगा जो असत्य दिया गया है सभी कथन को पढ़िए। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी एनी बेसेंट थी। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर डी गलत दिया गया है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि लैंड होल्डर सोसाइटी का गठन किस वर्ष हुआ था। तो 1838 में इसका गठन किया गया था कोलकाता में। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे, लैंड होल्डर सोसाइटी के द्वारिकानाथ टैगोर थे। ठीक है, चलिए और भारत की यह पहली राजनीतिक संस्था भी थी। यह संस्था जमींदारों के हितों के संरक्षण के कार्य करती थी। तो राइट आंसर आपका 1838 हो जाएगा। उसके बाद देखिए बिहार के पटना में 1632 में किस यूरोपीय कंपनी ने फैक्ट्री स्थापित किया था। तो ये आपके जबान पर होगा, डचों ने स्थापित किया था पटना कॉलेज के उत्तरी भाग में। ठीक है, तो ये डच हो जाएगा राइट आंसर इसका। पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, वास्तविक नाम और उपाधि दिया गया है। जहांदार शाह का वास्तविक नाम आपसे पूछा जा रहा है, मिलान करना है। मतलब कौन सा इसमें से मिलान नहीं करना है, कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। देखिए जितने भी यहाँ पर दिया गया ना सभी व्यक्तियों का उसके वास्तविक नाम के साथ सही मिलान किया गया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है,
चलिए, लंपट मूर्ख, अहमद शाह अब्दाली, दुर्रे दुरानी, अली गौहर, शाह आलम द्वितीय, फर्रुख सियर, घृणित कायर इसको कहा जाता था मुगल शासक में। अलबरूनी की किताब जो है किताबुल हिंद किस भाषा में लिखी गई है? अलबरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था और किताबुल हिंद इसकी रचना है। राइट आंसर अरबी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है? तो के दत्ता करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन FG सलाई के नेतृत्व में गठित चंपारण एग्रेरियन समिति का सदस्य नहीं था? चलिए बताइए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो इसमें से रामचंद्र शुक्ल नहीं थे, बाकी सभी लोग इसके सदस्य थे, चंपारण एग्रेरियन समिति। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना रुड़की में किस वर्ष की गई थी? तो 1847 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत के सबसे पहले इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में रुड़की कॉलेज की स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसका नाम 2001 में बदल करके भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT रुड़की कर दिया गया था। राइट आंसर 1847 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि हंटर शिक्षा आयोग विलियम हंटर की अध्यक्षता में गठन किया गया था, उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड रिपन ने किया था 1882 में WW हंटर की अध्यक्षता में। ठीक है, चलिए, तो ये आपका हो जाएगा लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। प्रथम कारखाना अधिनियम इसी के समय लाया गया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को इसी ने निरस्त किया था, रद्द किया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 1857 के विद्रोह के दौरान मृत्यु से पूर्व कुंवर सिंह का अंतिम संघर्ष जो है किस अंग्रेज अधिकारी से हुआ था? तो आखिरी युद्ध जो हुआ था कैप्टन ली ग्रैंड के साथ हुआ था। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा कैप्टन ली ग्रैंड के साथ। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था। सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था 1756 से लेकर के 1763 के मध्य में। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। और पेरिस की संधि से यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई थी। पेरिस की संधि याद रखना है। ऑप्शन नंबर देखिए 1756 से 1763 बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिएगा कि अमेरिका ने यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना निम्नलिखित में अमेरिका में यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना 1908 को सिएटल अमेरिका में, ठीक है, सिएटल अमेरिका में जो है तारकनाथ दास एवं GD कुमार ने किया था। तो तारकनाथ दास का भी नाम है और GD कुमार का भी नाम है। ठीक है, तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा तारकनाथ दास और GD कुमार। चलिए, निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज कहा था? तो ये कहा था लाला लाजपत राय ने। ठीक है, लाला लाजपत राय जो थे ये गर्मपंथी विचारधारा से संबंधित थे। चलिए, तो ये लाला लाजपत राय हो जाएगा। शेर पंजाब के नाम से इनको जाना जाता था। आज़ाद हिंद फौज की अस्थायी सरकार में महिला संगठन का जिम्मा किसके हाथ में था? तो ये जिम्मा लक्ष्मी स्वामीनाथन के हाथ में था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 10 अगस्त 1920 को हुई सेब्रेस की संधि का संबंध भारत के किस महत्वपूर्ण आंदोलन से था? यहाँ 2 बार हो गया है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? खिलाफत आंदोलन। ठीक है, खिलाफत आंदोलन। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा राइट आंसर, याद रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम अनुसार खुदीराम बोस को फांसी कब दिया गया था? तो 1908 को दिया गया था, आपको याद भी होगा। ठीक है, और स्वदेशी आंदोलन ये बंगाल विभाजन के समय हुआ था। मुस्लिम लीग का गठन 1906 में हुआ था। तो ये क्रम आपको पता हो गया। आप 2, उसके बाद 3 और 1, 2, 3, 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन औपनिवेशिक भारत में साम्यवादी यानी कि कम्युनिस्ट नेता नहीं था? तो इसमें से कौन नहीं थी? PC रे। PC रे जो थे ये कम्युनिस्ट नेता नहीं थे, याद रखेंगे। ठीक है, PC रे। इन्होंने स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल केमिकल्स स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना किया था। इसको भी आप याद रखेंगे। PC रे भारत के रसायन विज्ञान का जनक इनको कहा जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 108 यहाँ पर है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का संविधान तैयार किया गया था? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मद्रास का जो अधिवेशन हुआ था 1908 में, इसी में किया गया था। उसके बाद देखिएगा कि बिहार में स्थापित होमरूल लीग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो ये मजहरुल हक थे। ठीक है, मजहरुल हक राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, मजहरुल हक जो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि भागलपुर में 28 से 29 अगस्त 1920 को आयोजित 12वें बिहार प्रांतीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे।
और इस सम्मेलन में असहयोग संबंधी प्रस्ताव दरभंगा के धरणीधर जी ने प्रस्तुत किया था, जो कि पारित भी हो गया था। तो ये राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से अंग्रेजों के खिलाफ कौन सा विद्रोह पश्चिमी घाट यानी कि महाराष्ट्र में हुआ था? बताइए राइट आंसर इसके क्या हो जाएगा। भील विद्रोह, रामोसी विद्रोह, ये सभी पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में हुए थे। यहाँ पर देखिएगा भील भी है, रामोसी भी है, तो ऐसे ही एक से अधिक राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए जुआंग विद्रोह जो है ये उड़ीसा में हुआ था। और चुआर विद्रोह कहाँ पर हुआ था? बताइए, चुआर विद्रोह जो है ये बंगाल में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिकंदर लोदी ने 1495-96 में हुसैन शाह सरकी को पराजित करके किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? तो आपको याद होगा दरिया खान नुहानी को। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि किस वर्ष पटना में सिखों के 10वें गुरु और आखिरी गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, इनका जन्म हुआ था? तो 1666 में हुआ था। ठीक है, 1666 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 1699 में खालसा पंथ की स्थापना इन्होंने किया था। निम्नलिखित में से किसने संगीत शास्त्र पर संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, सुप्रबंध आदि ग्रंथ लिखा? तो ये लिखा है किसने? तो राणा कुंभा ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, राणा कुंभा एक महान संगीतकार और कुशल वीणा वादक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित में से किसने बहमनी साम्राज्य की स्थापना गुलबर्गा के स्थान पर बीदर स्थानांतरित किया था? बीदर किया था शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 116 कि अकबर के समय इबादत खाने में आमंत्रित धर्माचार्यों में से किसने ईसाई धर्म का प्रतिनिधित्व किया था? बताइए राइट आंसर। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? एक्का बीबा और मोसेरात ने। यहाँ मैं लिखता हूँ एक्का बीबा, यहाँ देखिए लिखा भी गया एक्का बीबा और मोसेरात ने, तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने फिरोज तुगलक को सुल्तान युग का अकबर कहा है? तो ये किसने कहा? एल्फिस्टन ने कहा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, एल्फिस्टन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। और एक और व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा है, हेनरी इलियट ने। हेनरी इलियट और एल्फिस्टन ने जो है इसको फिरोज शाह तुगलक को सुल्तान युग का अकबर कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में बैतुल उल उलूम नामक पुस्तकालय की स्थापना की थी? बैतुल उल उलूम नामक पुस्तकालय की स्थापना किसने किया था? राइट आंसर जेबुनिशा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। औरंगजेब की पुत्री थी जेबुनिशा। चलिए अगला प्रश्न कि सांची के स्तूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो ये अशोक ने करवाया था, आपको भी याद होगा। मध्य प्रदेश में है सांची का स्तूप। जैन धर्म की पहली महिला भिक्षुणी कौन सी थी? तो ये चंदना जी थी। चंदना हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए जितने भी स्थल दिए गए हैं ना, हड़प्पा स्थल हैं और उनके क्षेत्र का बिल्कुल यह सही मिलान है, अतः विकल्प ई जो होगा इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए पंचविश ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो ये सामवेद का है। ध्यान रखें किसका है? सामवेद का पंचविश है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि निम्नलिखित में से किसने मौर्य वंश के पतन का कारण आर्थिक संकट बताया है? तो ये कौशाम्बी ने बताया, डी कौशाम्बी ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, इन्होंने ही मौर्य वंश के पतन का कारण आर्थिक संकट और ऋणग्रस्तता को बताया है। उसके बाद देखिए 124 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का भूगोल ज्योग्राफी नामक पुस्तक जो है इसको लिखा किसने? भारत का भूगोल, तो इसको लिखा है किसने? इसको लिखा है टॉलमी ने। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टॉलमी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? देखिए नहीं पूछा गया है, राजवंश है और संस्थापक है। यहाँ पर देखिए चोल वंश का संस्थापक जो है ये दंती दुर्ग जो है ये गलत दिया गया है। ठीक है, चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। दंती दुर्ग राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। ठीक है, दंती दुर्ग जो था ये राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो विजयालय था। इसीलिए सम्मिलित नहीं कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6ठी से 34वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा, इतिहासकारों के अनुसार इसका कारण क्या था? तो इसका कारण जो था ये पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिएगा नीचे से आंसर बताना है। सभी के सभी कारण थे। कृषि अधिशेष, लोहे की खदानें, गंगा और उपनदियों के कारण सुलभ आवागमन, जंगली क्षेत्रों में हाथी की उपलब्धता। ठीक है, 1, 2, 3, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए किस भारतीय शासक ने हुन शासक मिहिर कुल को पराजित किया था? तो मिहिर कुल को जो पराजित किया था ये किसने किया था? तो मालवा का शासक यशोधर्मन ने किया था। ठीक है,
राइट आंसर। अच्छा, यशोधर्मन के विषय में हमें जानकारी मंदसौर अभिलेख से मिलती है, मंदसौर अभिलेख से, ठीक है। यशोधर्मन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि कीमतों में वृद्धि लेकिन घटती समृद्धि और रोजगार की घटना इंगित करती है, तो यह करती है स्टैगफ्लेशन की दशा को, स्टैगफ्लेशन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में आरबीआई ने अपनी मौद्रिक नीति का मापन किसके आधार पर करता है, तो ये करता है सीपीआई संयुक्त, संयुक्त हो जाएगा, सीपीआई संयुक्त याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किसको हिंदी में कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्व कर दर और कर राजस्व के बीच के संबंध को दर्शाता है। कौन सा कर्व कर जो है, कर्व जो है, ये कौन सा कर्व जो है, ये पूछा गया है कि दर और कर के बीच जो है, तो राइट आंसर इसका क्या होगा, तो यह लॉफर कर्व है, लॉफर कर्व हो जाएगा। उसके बाद चलिए 131 नंबर क्वेश्चन है कि 2020-21 में भारत के किस राज्य में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन हुआ था, तो मक्का का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक में, राइट आंसर इसका कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर कर्नाटक, दूसरा स्थान पर मध्य प्रदेश। 2020-21 वर्तमान कीमतों पर निम्न में से किस राज्य का निवल राज्य घरेलू उत्पाद सबसे अधिक रहा है, तो सबसे अधिक जो रहा है ये किस राज्य का रहा है, तमिलनाडु का रहा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, तमिलनाडु का रहा है। उसके बाद देखिए स्थिर कीमतों पर जो है वर्ष 2020-21 में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की सकल मूल्य संवर्धन जीवीए की वार्षिक वृद्धि दर क्या है, तो ये 3.9% है। उसके बाद देखिएगा कि प्रचलित मूल्य पर वर्ष 2021-20 में सकल मूल्य संवर्धन में कृषि और संबंधित क्षेत्र का हिस्सा कितना है, तो इसका हिस्सा 18.8% है, 18.8% है। बिहार की निम्न में से किस जिले में वनावरण का क्षेत्रफल न्यूनतम है, तो अभी जो नया रिपोर्ट 2021 वाला आया है सबसे कम वनावरण क्षेत्रफल शेखपुरा का है, ठीक है, शेखपुरा हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा कि वनावरण में प्रतिशत की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम पूछा गया है, अवरोही क्रम यानी कि घटता हुआ क्रम, ठीक है, बताइएगा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो घटता हुआ क्रम पूछा गया है, यानी कि सबसे ज़्यादा फिर कम फिर उससे कम, तो कैमूर, जमुई और नवादा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार प्याज के उत्पादन में राज्य में वर्ष 2020-21 में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा, तो ये जिला जो है यह शीर्ष जिला नालंदा है, कौन सा जिला है, नालंदा जिला है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा, तो यह जो है अनुच्छेद 30 में है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, अनुच्छेद 30 में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, अनुच्छेद 30 में है। अच्छा, अनुच्छेद 28 में जो है इसके तहत शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता का उल्लेख है। अनुच्छेद 29 जो है इसके तहत अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का उल्लेख है। और अनुच्छेद 31 जो है इसमें क्या है, तो अनुच्छेद 31 को निरसित कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 139 नंबर कि किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है, तो ये आपको याद होगा बेरुवारी यूनियन 1960 वाद में जो है यह किया गया था, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पार्लियामेंट सुधार अधिनियम 1909 के प्रावधान में शामिल नहीं था, तो बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देंगे, देखिए फ्रेंड्स, ये जो पार्लियामेंट सुधार अधिनियम 1909 था इसके तहत जो है केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों का आकार की वृद्धि ये सही दिया गया है। उसके बाद प्रांतीय परिषदों में सरकारी बहुमत ये गलत है, केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत और प्रांतीय परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की बहुमत की अनुमति थी, तो यहाँ पर गैर सरकारी होना चाहिए था जबकि सरकारी दिया गया है, ये गलत हो जाएगा। ये वाला तो सही दिया गया है, केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों का स्थान नहीं, बिल्कुल गलत है, स्थान था। देखिए इस अधिनियम के अंतर्गत जो चुनाव पद्धति अपनाई गई वह बहुत ही अस्पष्ट थी। कुछ लोग स्थानीय निकाय का चुनाव करते थे और ये सदस्य चुनाव मंडलों का चुनाव करते थे और ये चुनाव मंडल प्रांतीय परिषदों के सदस्यों का चुनाव करते थे। फिर वहीं प्रांतीय परिषदों के सदस्य केंद्रीय परिषद के सदस्यों का चुनाव भी करते थे, तो ये नहीं होगा, बिल्कुल था ये। तो दो कथन गलत हो गया और पूछा गया शामिल नहीं था, तो आपका ये बी वाला हो जाएगा और ये डी वाला हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा एक से अधिक। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रों एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किया गया, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पूछा गया केंद्र और राज्यों के बीच
तो ये चौथी अनुसूची, इसमें क्या है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच राज्यसभा सीटों का जो है बंटवारा किया गया है। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन से संबंधित प्रावधान है। 6ठी अनुसूची में जो है इसमें क्या है, जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के, और 8वीं अनुसूची में भाषा है। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित मूल अधिकारों में निम्न में से कौन सा वर्ग अस्पृश्यता की समाप्ति से को समाविष्ट करता है। तो ये समानता का अधिकार है, आर्टिकल 17 में है, आपने पढ़ा भी होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रिवेंटिव डिटेक्शन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है। तो यह कितने दिनों तक, 3 महीने तक, ठीक है। राइट आंसर इसका हो जाएगा 3 महीना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए 1 वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना चाहिए। तो ये आपको भी पता होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा कम से कम 2 बार, ठीक है, कम से कम जो है 2 बार जो है होना चाहिए। और एक सत्र की अंतिम बैठक एवं आगामी सत्र की प्रथम बैठक की नियत तारीख के बीच 6 माह का अंतर जो है, 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि संसद में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तारांकित प्रश्न पूछा गया है, राइट आंसर क्या होगा इसका बताइए। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा सी हो जाएगा 1 और 3, यानी कि उत्तर मौखिक दिए जाते हैं और 3 पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये आपका 1 और 3 हो जाएगा राइट आंसर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 146 नंबर। देखिए एक प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन बिलों पर दोनों सदनों के मतभेद संयुक्त अधिवेशन में सुलझाया जा सकता है। तो देखिए साधारण बिल और प्राइवेट मेंबर बिल पर मतभेद जब होती है तब इस स्थिति में अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक जो है आहूत संसद कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है। कौन आहूत करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 1 और 4, एक साधारण और प्राइवेट मेंबर विधेयक, 1 और 4 हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है। तो इसमें से कौन सा भारित नहीं है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते, ठीक है। यह जो है संचित निधि पर भारित नहीं है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल 3। उसके बाद चलिए 148 नंबर देखिएगा कि निम्नलिखित अधिकारियों का अग्रता क्रम में सही अनुक्रम कौन सा है। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश, अग्रता क्रम पूछा गया बढ़ते हुए में। उसके बाद संघीय मंत्रिमंडल के सदस्य, उसके बाद आपका हो जाएगा मुख्य निर्वाचक आयुक्त, और फिर हो जाएगा आपका मंत्रिमंडल सचिव, यानी कि 4 3 2 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है। बताइएगा इसमें से कौन पद का शपथ नहीं लेता है, इसका आंसर कमेंट करके बताइए और अपना स्कोर टाइप कीजिएगा। तब तक मैं मैथ का क्वेश्चन आपको बता देता हूँ उसका आंसर। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति, तो अनुसूचित जाति के लिए 84 है और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 स्थान जो है आरक्षित है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 48 पर। 48 से लेकर के 57 तक में जैसे मैंने आपको बताया था कि मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा 48 नंबर है, 48 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, देखिए 48 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए 20 हो जाएगा ए। उसके बाद देखिए 49 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, 49 का 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए 50 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। उसके बाद 51 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो 51 का करेक्ट आंसर 5 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 52 का जो करेक्ट आंसर है ये 14.4 हो जाएगा। 53 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका 700 हो जाएगा। उसके बाद 54 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 4 2 1 हो जाएगा। 55 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका 110 हो जाएगा। 56 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका 20% हो जाएगा। और 57 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 33, ठीक है। यहाँ पर है 57 का, देख लीजिएगा ऊपर में, तो 33 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।